बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 दिसंबर है और दिन है इतवार का। देखिए, इस बात पर यकीन रखिए कि ये निज़ाम जिस तरह चलाया जा रहा है, इस तरह ये निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। यानी पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जिस तरह चलाया जा रहा है, इस तरह पाकिस्तान की अदालतों को कंट्रोल करके निज़ाम नहीं चल सकता। एक अकेले जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पूरे निज़ाम को बाकायदा तौर पर वक्ता डाला हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना होते तो पिछले चंद महीनों के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो जाता। मंसूर अली शाह साहब इस वक्त पूरे निज़ाम के सामने डट कर खड़े हुए हैं। निज़ाम के खतरनाक प्लान्स को नाकाम बनाने के लिए मंसूर अली शाह साहब कमाल कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस निज़ाम का बहुत तगड़ा प्लान नाकाम बना दिया है। ताकतवर इदारों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा झटका दे दिया गया है। न सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो तगड़े मजीद जजेस ने बड़ा कदम उठा लिया है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करने के बाद मुल्क की तमाम तर हाई कोर्ट्स को कंट्रोल किया जाए। हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करना इस निज़ाम के लिए इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं। हाई कोर्ट्स और उनकी जो मातहत अदालतें हैं, यानी एहतसाब अदालतें हों, एंटी टेररिज्म कोर्ट हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस इस टाइम इंसदादे दहशत गर्दी और एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं। इस वजह से उन अदालतों में ये निज़ाम अपनी मर्जी के जजेस तैनात करना चाहता है। ये मामला पिछले 10 दिन से चल रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम का ये खतरनाक प्लान नाकाम बनाने के लिए पिछले 10 दिन से इस निज़ाम के सामने डट कर खड़े हैं। आज मंसूर अली शाह साहब को इस प्लान की नाकामी में बहुत बड़ी फतह हासिल हो गई है। कल हफ्ते वाले दिन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 8 घंटे तक एक गैर मामूली इजलास जारी रहा। यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से मंजूरी देनी थी, तमाम तर हाई कोर्ट्स में जजेस को अपॉइंट करना था, उस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 8 घंटे तक जारी रहा। जाहिर है पिछला पूरा हफ्ता मंसूर अली शाह साहब जिस तरह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान को, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो जो रूल्स मेकिंग कमेटी थी जिसकी सरबराही जमाल खान मंदुखेल को मिली थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बार बार ये कहते रहे कि इस तरीके से अदालतों में जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से सियासी बुनियादों पर आप पाकिस्तान की अदलिया में जजेस की भर्ती कर रहे हैं, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। पहले मैं आपको वो कामयाबी बता देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से चंद घंटे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी हैं उनको क्या खत लिखा, उसके अंदर कौन सा तहलका खेज मुतालबा किया, और जो सबसे तगड़ा झटका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ताकतवर इदारों को दिया गया है ये जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर, इसकी तफसीलात भी आपको बताता हूं। देखिए, पहले प्लान ये किया जा रहा था कि हाई कोर्ट्स के अंदर जो चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन होगी वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। यानी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी मातहत अदालत से उठाकर किसी भी जज को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना देगा। पिछला पूरा हफ्ता ये खबर गर्दिश करती रही कि जज हुमायूं दिलावर जो इस टाइम एहतसाब अदालत के जज हैं, वही जज जिन्होंने इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा दी थी, जो पहली सजा इमरान खान को हुई थी वो हुमायूं दिलावर की जानिब से दी गई थी। पिछला पूरा हफ्ता ये खबर गर्दिश करती रही कि जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा रहा। यानी आप अंदाजा कीजिए कि अगर हुमायूं दिलावर जैसा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर आप सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकते हैं। यानी वो जज जिसके एक फैसले ने पाकिस्तान के पूरे अदालती ढांचे का सर शर्म से झुका दिया,
وہ جج جس کے فیصلے کے بارے میں پاکستان کا ہر قانونی ماہر یہ بول اٹھا کہ اس فیصلے میں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی، جس طرح جج ہمایوں دلاور نے عمران خان کا توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کیا، پاکستان کے عدالتی نظام نے کبھی کسی کیس کا اس طرح ٹرائل نہیں کیا گیا ہوگا۔ ان جج ہمایوں دلاور صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانے کا پلان تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ججز کو، یعنی وہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں، ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بلنڈر مت کیجئے، اس طرح ججز کو چیف جسٹس کے عہدوں پر نہ بٹھائیے، پاکستان کا پورا عدالتی سٹرکچر بیٹھ جائے گا۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا دباؤ تھا، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی پریشر تھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا کل ہونے والا اجلاس جو 8 گھنٹے تک جاری رہا، اس میں اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہائی کورٹ میں جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگی کہ کسی بھی ماتحت عدالت سے اٹھا کر کسی جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے یہ رول طے کر دیا کہ ہائی کورٹ کے جو ٹاپ کے 3 سینئر ججز ہوں گے، ان 3 میں سے کسی ایک جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس عامر فاروق جو اس ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اگر وہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ جاتے ہیں تو جو ٹاپ کے 3 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں گے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ تینوں تگڑے جج ہیں، یہ تینوں آئین پسند اپنے حلف پر چلنے والے جج ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ رول 2023 میں بنایا تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر کہ ہائی کورٹ کے جو 3 ٹاپ کے جج ہوں گے ان میں سے ایک کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا چاہیے، لیکن یہ نظام ماتحت عدالتوں کے ججز کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا چاہتا تھا۔ بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب کامیاب ہو گئے اپنے رول کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو رضامند کرنے پر۔ پھر یہ بھی طے ہو گیا کہ اگر ان تینوں ٹاپ ججز میں سے ٹاپ کے جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا جاتا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اس کی وجوہات بتائے گا، ریزننگ دے گا۔ مثال کے طور پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو جسٹس عامر فاروق کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب سے سینئر موسٹ جج ہیں، اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان باقاعدہ طور پر اس کی ریزن دے گا، وجوہات بتائے گا کہ کیوں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بنایا گیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ملی ہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس اجلاس سے چند گھنٹوں پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو ایک خط لکھا۔ دیکھیے میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا کہ 2023 میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو تمام تر رولز طے کیے تھے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، وہی رول جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں بننے والی رول میکنگ کمیٹی نے ایز اٹ از فالو کیے، لیکن ایک نقطہ انہوں نے ایڈ کر دیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لی جائے گی۔ یعنی اگر کسی جج کو اپوائنٹ کرنا ہے ہائی کورٹ کے اندر، کسی وکیل نے جج بننا ہے تو اس متعلقہ وکیل سے متعلق جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لی جائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس ایک نقطے کی بار بار مخالفت کی تھی، ماضی میں بھی کی تھی اور اب بھی کر رہے تھے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس اجلاس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو یہ خط لکھا، اس کے اندر پہلی بات تو یہ لکھی کہ جناب جج آئین کی حفاظت اور اس کے دفاع کرنے کا حلف لیتا ہے، پہلے آپ فل کورٹ بینچ بٹھا کر 26ویں آئینی ترمیم پر جائزہ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام تر ججز کی رائے لیں، اس کے بعد آپ کوئی رولز طے کریں، اس کے بعد آپ ججز کی اپوائنٹمنٹ کریں۔ پھر ججز کی تعیناتی کے لیے جو انٹیلیجنس ایجنسی سے رپورٹ لینے کا معاملہ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں اس کی مخالفت کی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس جمال خان مندوخیل جو رول میکنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، جسٹس امین الدین خان صاحب جو اس نظام کے سب سے پسندیدہ جج
जज हैं और दीगर जजेस को ये फोर्स किया कि आप हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट पर इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट ना लें, क्योंकि जब आप इंटेलिजेंस इदारों से रिपोर्ट लेंगे तो जाहिर है वो उसी नाम को ओके करेंगे जिस नाम को वो हाई कोर्ट का जज बनाना चाहते हैं। यानी अगर एक शख्स है ए बी सी कोई भी, उसको इदारे ये चाहते हैं कि वो हाई कोर्ट का जज बन जाए, तो क्या उसके मुतालिक जो रिपोर्ट इदारे देंगे उस रिपोर्ट के अंदर कुछ उस शख्स के बारे में, कुछ उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो बताई जाएंगी? ये हो ही नहीं सकता। यानी इस तरीके से वो तमाम नाम हाई कोर्ट के जजेस बन जाएंगे जिनको एस्टेब्लिशमेंट जज बनाना चाहती है। कभी भी उस शख्स की रिपोर्ट में कोई मनफी चीजें नहीं लिखी जाएंगी जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद होगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का पॉइंट था। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि जनाब आईनी बेंच में तकर्री का मेयार क्या है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त आईनी बेंच बना हुआ है ये किस तरीके से बन गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसके सरबराह है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल उसमें सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और बाकी 6 जजेस हैं। इनकी तकर्री कैसे होगी, इसका मेयार क्या होगा कि आपने आईनी बेंच के अंदर किसी जज को रखना है तो जो आईनी बेंच के केसेस के फैसले होंगे, यानी जो आईनी फैसले होंगे उनका मेयार देखते हुए, उसकी एक्यूरेसी देखते हुए आप आईनी बेंच के अंदर जजेस को अपॉइंट करें। एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आईनी बेंच ने खुद साख्ता जो है वो तौसी भी ले ली। यानी पहले बुनियादी तौर पर ये आईनी बेंच 2 महीनों के लिए बना था। अब क्योंकि पहले 2 महीनों के अंदर तो इस आईनी बेंच ने टके का कोई काम नहीं किया, सिर्फ वक्त जाया किया और फिर इस आईनी बेंच में शामिल जजेस की तनख्वाहें भी 2 गुना 3 गुना बढ़ा दी गई। अब इस आईनी बेंच ने 6 माह की तौसी ले ली और इंटरेस्टिंगली अगेन पाकिस्तान की अदालती तारीख में यह पहली दफा हुआ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने खुद को तौसी दे दी। यानी एक बंदा अपने हक में खुद भी वोट दे सकता है। यह पाकिस्तान की अदालती, पाकिस्तान की सियासी या दुनिया की अदालती तारीख में नहीं हुआ होगा कि एक साहब अपने आप को वोट देकर खुद ही एक्सटेंशन ले जा रहे हैं। फिर यह कहा गया कि जनाब जो आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो 3 जज होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत के अंदर यह लिखा कि ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं जिस पर आईनी बेंच में जजेस कितने होंगे, आईनी बेंच में जजेस कौन कौन से शामिल होंगे, उनकी तैनाती या तकर्री का म्यार क्या होगा, फिर इंटेलिजेंस इदारे जो रिपोर्ट किसी जज के हवाले से देंगे उसके ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना एतबार कर सकता है। ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की राय लेनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ये समझ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त इस निजाम के लिए सबसे बड़ा थ्रेड नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुजूर वाला ना होते ना तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में न जाने क्या कुछ हो जाता। ये हमें मंसूर अली शाह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस वक्त वो डट कर खड़े हुए हैं इस निजाम के बहुत से खतरनाक प्लान्स के सामने, वरना पता नहीं कौन कौन से बड़े फैसले आ जाते, पाकिस्तान की दीगर अदालतों को कैसे कंट्रोल कर लिया जाता। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर जज हमायूं दिलावर जैसे शख्स को यह निजाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना चाहता था, इससे बढ़कर क्या बात रह गई। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बहरहाल ये कामयाबी तो मिली है, किसी जगह पर यह निजाम जस्टिस मंसूर अली शाह पर हावी हो जाता है और कई मौकों के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह इस निजाम के प्लान्स को नाकाम बना देते हैं। 2 और जजेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में खुलकर बोले हैं और इंटरेस्टिंगली उनमें वो जज भी हैं जो आईनी बेंच का हिस्सा है, उनमें वो जज भी हैं जो रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह हैं, वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल हैं। गो के उन्होंने 2 दिन पहले कत्ल के एक मुकदमे में भी बड़े खुलकर जो है वो निजाम पर तनकीद की थी, रियासती इदारों पर तनकीद की थी और पहली दफा रियासती इदारों की गैर आईनी सरगर्मियों पर जो है वो गवाही दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाई है जस्टिस मंसूर अली शाह के। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस की पहले 26वीं आईनी तरमीम पर राय आनी चाहिए, उसके बाद हमें ये तमाम तर रूल, ये मैकेनिज्म तय करने चाहिए और जिस तरह ये निजाम चल रहा है
اس طرح یہ نظام نہیں چلایا جا سکتا، یہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں کہا۔ اب دیکھیے حضور والا حالات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جس طرح عدالتوں کو کنٹرول کر کے آپ زور زبردستی نظام چلا رہے ہیں، اس طرح نظام نہیں چل سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگر ایک جج اس نظام کے خطرناک پلانز کو ناکام بنا رہا ہے اور 4-5 ججز اگر اور ساتھ مل گئے، 4-5 ججز اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو کم از کم اس نظام کو کوئی کامیابی نہیں ملنی۔ بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس کے حوالے سے، ہائی کورٹس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ میں نے کہا آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر دوں، انشاءاللہ تعالی مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔